प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, ये जो वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली है जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष सामाजिक विज्ञान के ऐसे 30 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि MCQ बेस्ड होने वाला है और बोर्ड परीक्षा 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, एक बात यहाँ पे समझ लो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के जितने भी यहाँ पे MCQ पूछे जाएंगे इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी का बोर्ड परीक्षा 2024 में 95% मार्क्स पक्का हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। हर साल यही प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो देख सकते हो, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप देख लेते हो, समझ लेते हो तो बोर्ड के पेपर में इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो अब की बार हमारा टारगेट है 95% स्कोर करने का। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष वही सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में हर एक साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी के सामने वही सारे प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे पहला प्रश्न को देखते हैं जो कि बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और आप नोट पेन पेपर यहाँ पे निकाल करके रखिएगा। जितना बता रहा हूँ आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आओ, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया बच्चा कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, ठीक है। पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि या कस्तूनतुनिया की संधि के फलस्वरूप, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। तो ये हुआ यहाँ पे कस्तूनतुनिया की संधि के फलस्वरूप, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्न में से यह किसका कथन है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है कौन दिया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिक, काबूर या बिस्मार्क या मेस्नी। तो ये कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन बोला था मैटरनिक ने, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लो, यही क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएंगे, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, 1919 में, 1920 में या 1922 में या 1923 में। तो आप सभी को कभी कभी ये भी पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका जस्ट एक साल बाद 1920 में ये असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई, ठीक है। रॉलेट एक्ट की घोषणा के बाद, नमक कानून को तोड़ करके या साइमन कमीशन के आगमन पर या जालियांवाला बाग हत्याकांड पर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था, आरंभ किया गया था, ये नमक कानून तोड़ करके किया गया था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और भारत या चीन और इटली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन और भारत। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है, ठीक है। ये जो सूची है कौन सी संस्था तैयार करती है, ठीक है। IUCN, WTO या UN या FAO। तो संकटग्रस्त जितनी भी प्रजातियां होती है इसकी जो लिस्ट होता है IUCN तैयार करती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
इसी क्रम में हम बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो, मोस्ट रिपीटेड है और बोर्ड परीक्षा 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाले हैं, या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल पूछता है, खरीफ की फसल पूछता है और दलहन की फसल पूछता है। तो यहाँ पे रबी की फसल क्या होगा? चावल होगा कि मोटे अनाज होगा कि चना होगा कि कपास होगा? तो रबी की फसल आपका क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए कौन कौन से कारक हैं? प्रौद्योगिकी, परिवहन, सूचना व सूचना प्रौद्योगिकी या इनमें से सभी? ठीक है, तो वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए, ठीक है, हमारे पास सूचना भी होना चाहिए और साथ में सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस है? ठीक है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा सोलर एनर्जी। ठीक है, जो भी हमारा प्रकृति से एनर्जी प्राप्त होती है उसको क्या बोलेंगे? सौर ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां माने विदेशी से जो भी कंपनी आ रही है, ठीक है, अगर वहां अगर इंडिया में या कहीं किसी दूसरे देश में अगर निवेश कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्पादन, वितरण या विदेशी निवेश या व्यय, उसको हम बोलेंगे विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर हमारा ग नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्न में से उत्पादन का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं या कर? ठीक है, बताना है टैक्स। तो उत्पादन का साधन क्या हो जाएगा? ये पूंजी हो जाएगा, मनी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क जो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि पवन किस प्रकार का संसाधन है? मानवीय, नवीकरणीय या अनवीकरणीय या जैव? तो पवन जो होगा साथियों ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, एक संसाधन का प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के माध्यम से, द्वितीय क्षेत्र के माध्यम से या तृतीय क्षेत्र के माध्यम से या सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से? तो कोई वस्तु अगर प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जा रहा है तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि विदेशी व्यापार किनके किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य या दो नगरों के मध्य या दो गांवों के मध्य? तो विदेशी व्यापार अगर कहने का सेंस यहाँ पे आएगा तो ये दो देशों के मध्य होगा। ठीक है, दो अलग अलग देशों के मध्य जो भी व्यापार होगा, जो भी बिजनेस होगा उसको हम विदेशी व्यापार बोलेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, माने किसके आधार पर? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी क्षेत्रक होते हैं, एरिया होते हैं, किस तरीके से डिवाइड होते हैं? ठीक है, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियां की स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या? ये हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर प्राइवेट और निजी गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे आधार होते हैं वो डिवाइड किया जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है झरिया। झरिया झारखंड किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बक्साइट के लिए? तो देखो बच्चों जो झरिया होगा झारखंड होगा। ठीक है, झरिया पुराना नाम है, अभी इसका नाम बदल करके झारखंड कर दिया गया है। तो झरिया ये कोयला के लिए, कोयले की खान के लिए फेमस है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में या अप्रैल 2007 में? तो सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई कब आया था? ठीक है, तो ये 2005 में पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो
अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है। ठीक है, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मेजनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मेजनी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कई बार बोर्ड के पेपर में, प्री बोर्ड में, अर्धवार्षिक में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो भी आपके आगामी पेपर आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर या प्री बोर्ड पेपर या अर्धवार्षिक पेपर या बोर्ड का पेपर, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से था, माने नेपोलियन कहाँ का निवासी था ये बताना है। इटली से था या फ्रांस का था या इंग्लैंड का था। तो नेपोलियन ये फ्रांस का निवासी था। इस क्वेश्चन को आप तैयार करके रखिएगा, कई बार आ चुका है बोर्ड में। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसका था। माने कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया था, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो कई बार हमने बता दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में आया था। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है। ब्रुसेल्स, ब्राजील या बैंकॉक या न्यूयॉर्क। तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है बच्चों, ये ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जिलाधिकारी। तो कौन करता है, ये राज्यपाल करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। माने काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होती है, लेकिन सीमेंट मिट्टी नहीं होती है। सीमेंट पत्थर को काट करके पीस करके बनाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो कपास की खेती करने के लिए, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है। महानदी, चिनाव, सतलुज या कृष्णा। तो सलाल बांध जो होता है ये चिनाव नदी में बना हुआ है। ठीक है, चिनाव नदी पे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था बताना है। 1973 में, 1975 में, 1980 में या 1989 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर ये जो परियोजना आई थी, ठीक है, ये 1973 में आई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि वाला जो एरिया है, ठीक है, जो क्षेत्रक है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।